गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी जो क्लास है उसमें जो मुख्य टॉपिक रहेगा वह रहेगा कीटों में सामाजिक व्यवहार। देखिए, कीट अर्थात जो छोटे कीट होते हैं वह किस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं और उनका सामाजिक संगठन की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, सामाजिक संगठन का मतलब है कि कीट किस प्रकार सोशल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात एक समूह में रहते हैं, उस समूह की किस प्रकार की विशेषताएं होती है और वह किस प्रकार से सामाजिक व्यवहार दर्शाते हैं। अर्थात जो भी छोटे कीट होते हैं, जैसे दीमक कह सकते हैं, चींटी अपन कह सकते हैं, इसके अलावा आप मधुमक्खी कह सकते हैं, अर्थात जो भी कीट प्रकार के जीव है उनमें किस प्रकार का सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवहार पाया जाता है, इस टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इनकी विशेषताएं होती है और व्यवहार होता है वह होता है बृहत निवह। अर्थात जो भी जीव होगा उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि वो अपनी बड़ी से बड़ी कॉलोनी का या निवह का निर्माण करता है। अर्थात आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं तो उसके अंदर सदस्यों की संख्या कई हजारों में होती है। अर्थात एक कॉलोनी में अर्थात एक छत्ते में सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो कीटों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वह बृहत निवह का अर्थात लार्ज कॉलोनी का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ध्यान रखिएगा, पहली जो विशेषता है वह है बृहत निवह। और निवह का अर्थ अपन फर्स्ट सेकंड ईयर पढ़ चुके हैं, कॉलोनी अर्थात कीट एक बड़ी निवह का कीट एक बड़ी निवह का निर्माण करते हैं जिनमें देखिए कुछ सदस्यों में जीवों की संख्या लगभग 35 से 40 हजार तक भी होती है और कुछ में संख्या क्या होती है हजारों में होती है, अर्थात 2000 3000 इस प्रकार। तो जिसमें सदस्यों की संख्या 15,000 से ऊपर होती है। तो पहला क्या पॉइंट है, बृहत निवह का निर्माण अर्थात कीट बृहत निवह का निर्माण करते हैं और उसमें सभी जितने भी सदस्य हैं वह एक साथ रहते हैं। दूसरा है श्रम से उत्पन्न सेकंड है श्रम से उत्पन्न आवास। देखिए, सेकंड जो हमारा पॉइंट है इसमें श्रम से उत्पन्न आवास का मतलब क्या है, जितनी भी एक निवह के सदस्य हैं वह सभी आपस में मिलकर अपना अलग अलग कार्य करके, अर्थात एक मधुमक्खी के छत्ते की बात करूं तो उसमें प्रत्येक का अलग अलग कार्य होता है, लेकिन कुछ सदस्यों का कार्य होता है कि आपस में मिलकर छत्ते का निर्माण करना। तो कहने का मतलब श्रम से उत्पन्न आवास का मतलब क्या है कि सभी सामाजिक कीट भोजन संग्रह और लालन पोषण सभी की सुरक्षा के लिए आपस सभी सदस्य मिलकर एक घोंसले नुमा या छत्ते नुमा आवरण का निर्माण करते हैं, अर्थात उसका निर्माण करते हैं जिससे क्या होता है कीट सुरक्षित रह सके। तो कहने का मतलब क्या है, सभी सदस्य आपस में मिलकर मतलब श्रम द्वारा लेबर डिवीजन सभी आराम से कार्य करें, आपस में मिलकर आवास का निर्माण करते हैं
आवास का निर्माण करने का फायदा क्या होगा? आवास के निर्माण से जो सभी की देखिए, आवास के निर्माण से फायदा क्या होगा? एक तो सभी सदस्यों का लालन पोषण हो सकता है। देखिए, आवास अगर सभी सदस्य मिलकर बना रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि सभी सदस्यों का पालन पोषण आराम से हो सकता है। तो सभी सदस्यों का पालन पोषण होता है। सेकंड क्या होती है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि सभी की सुरक्षा भी हो जाती है। अर्थात जब एक छत्ते के अंदर या एक दीमक की प्रजाति में एक जहां भी कीड़ी चींटी रहती है, वहां पर सभी सदस्य एक साथ रहते हैं तो सभी सदस्यों की सुरक्षा भी हो जाती है। कैसे कोई आक्रमणकारी उस छत्ते की ओर बढ़ता है तो सभी सदस्य मिलकर उस पर आक्रमण करते हैं। तो श्रम से उत्पन्न आवास में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सभी सदस्यों का पालन पोषण हो जाता है, उनको भोजन भी आराम से उपलब्ध हो जाता है और सुरक्षा का भी कार्य होता है। तो अर्थात कि सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि श्रम से उत्पन्न आवास होता है। थर्ड है बहुरूपता। थर्ड है बहुरूपता। देखिए, बहुरूपता अर्थात रूप अनेक है। अब आपने मधुमक्खी के एक छत्ते की बात देखा होगा तो उसमें क्या होता है? पहला होता है श्रमिक, उस सेकंड होते हैं नर, थर्ड होती है रानी। तो कहने का मतलब क्या है? एक छत्ते में बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता का मतलब एक ही जाति के सदस्य, लेकिन उनका जो रूप है वो क्या है? अलग अलग है। कहने का मतलब रानी जो होती है वो आकार में सबसे बड़ी होती है। तो रानी आकार में सबसे बड़ी है और श्रमिक आकार में क्या होते हैं? सबसे छोटे होते हैं। तो कहने का मतलब एक छत्ते में बहुरूपता पाई जाती है, अर्थात अलग अलग प्राणी उसी छत्ते में निवास करते हैं। तो कहने का मतलब अगर मधुमक्खी की छत्ते की बात करूं तो वहां श्रमिक भी है, नर भी है और रानी भी है। अब वहां उस छत्ते में बहुरूपता है, कहने का मतलब उसमें अलग अलग प्रकार के जो उसी जाति के सदस्य होते हैं वो पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? सभी में श्रम विभाजन पाया जाता है, लेबर डिवीजन, श्रम विभाजन पाया जाता है। अब देखिए, श्रम विभाजन क्यों पाया जा रहा है मैं अभी यहां समझा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं श्रमिक का मुख्य कार्य क्या होता है? फूलों से पराग को इकट्ठा करना। रानी का कार्य क्या होता है कि बच्चे पैदा करना, और नर रानी को निषेचित करने का कार्य करते हैं। अर्थात तो कहने का मतलब सभी का एक निश्चित कार्य है श्रम विभाजन। जब सभी सदस्य एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी क्या होगा? श्रम विभाजन होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि एक सदस्य अगर कार्य ना करे, अर्थात एक सदस्य कार्य ना करे तो समूह से पूरा नहीं हो पाएगा। अर्थात इन सभी सदस्यों का निश्चित कार्य होता है और सभी का योगदान अनिवार्य है। अर्थात कोई सदस्य अगर कार्य नहीं करेगा तो उसे वो समूह है वह नहीं चल पाएगा। तो बहुरूपता का बेसिक अगर मतलब कहें तो क्या होता है? सामाजिक कीटों में श्रम विभाजन पाया जाता है। कॉलोनी के समस्त सदस्य स्पष्ट रूप से विभिन्न प्रकार से बटे होते हैं, जो शारीरिक कार्य, जनन कार्य। अब देखिए कार्य कैसे? शारीरिक कार्य अर्थात भोजन ग्रहण करने, भोजन लाने का कार्य कौन कर रहे हैं? तो हम जानते हैं श्रमिक भोजन लाने का कार्य कर रहे हैं। अर्थात सबका कार्य अलग अलग होता है। मतलब एक जो जीव कार्य कर रहा है उसी जाति का दूसरा सदस्य उसके कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। सबसे बड़ी विशेषता ध्यान रखिए। अर्थात अगर श्रमिक का कार्य फूलों से पराग को इकट्ठा करके लाना है तो नर और रानी उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नर और रानी का जो कार्य होगा उसमें श्रमिक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सामाजिक संरचना, कार्य और जनन सुरक्षा आदि व्यवहार में विशेष होती है। एक कॉलोनी में जनन योग्य राजा रानी भी होते हैं और 5 सदस्य भी होते हैं, और इनमें जो सबसे अधिक विशेषता होती है वह बहुरूपता होती है। अर्थात सभी सदस्यों का अलग अलग आकार है, सबका कार्य भी अलग अलग है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है सबसे बड़ा, वह है आवास में अतिरिक्त प्राणी। देखिए, नेक्स्ट है आवास में अतिरिक्त प्राणी। ये सभी कीटों के व्यवहार है। अब देखिए आवास में अतिरिक्त प्राणी कैसे?
कि जैसे कोई कीट अगर अपना आवास बना रहा है, अगर उसमें दूसरा कीट उसमें प्रवेश कर रहा है, देखिए इसके दो तरीके होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं। अगर एक अतिरिक्त प्राणी उसके अंदर रह रहा है उसके साथ में, तो या तो वो उसको लाभ पहुंचाएगा या उसको क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। अब अपन जानते हैं अगर वो उसको लाभ पहुंचा रहा है तो क्या होगा, वह जो सदस्य होगा उस दूसरे जीव को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर हानि पहुंचाता है तो वह उस सदस्य को वहां से भगा देगा। तो आवास में अतिरिक्त प्राणी का जो उदाहरण होता है वह दीमक जैसे जीवों के घोंसलों में पाया जाता है। अर्थात दीमक जैसे जो जीवों के जो आवास होते हैं वहां पर बीटल जैसे जीव पाए जाते हैं। अब बीटल जैसे जीव की विशेषता क्या होती है कि ये बीटल जैसे जो जीव होते हैं ये दीमक के मरे हुए सदस्यों को या उनके अपशिष्ट पदार्थ को खाकर वहां उनका हटा देते हैं। अर्थात जैसे जो सदस्य मर गया या अपशिष्ट पदार्थ, हम जानते हैं जब दीमक से अपशिष्ट पदार्थ निकलता रहता है तो क्या होगा, वो वहां पर एकत्रित हो जाएगा, और एकत्रित होगा तो अपन भी जानते हैं वहां पर उनकी जगह कम हो जाएगी। तो बीटल क्या करता है, उनके अपशिष्ट पदार्थों को, अर्थात उनके अपशिष्ट पदार्थों को और जो उनके मृत शरीर होते हैं उन पर निर्भर रहता है और उनको खाकर उनका भक्षण करता है। जिससे क्या होता है, दीमक को भी फायदा होता है, उनके जो मृत सदस्य हैं और जो उनके उत्सर्जित पदार्थ है उनका जो वहां से हटाने का कार्य क्या करते हैं, वो बीटल जैसे जीव करते हैं। तो आवास में अतिरिक्त प्राणियों का भी हमेशा फायदा होता है। तो कैसे, कहाँ फायदा होता है, दीमक जैसे जीवों में। लेकिन ये हर जीवों में लागू हो ये संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा कि अगर कहूं कि हर आवास में अतिरिक्त प्राणी होगा, ये संभव नहीं। कुछ जीवों में विशेष तौर से एक सामंजस्य स्थापित होता है, अर्थात एक जीव दूसरे जीव के साथ रहता है और इससे दोनों को फायदा होता है। अर्थात दीमक को फायदा क्या है, अब देखिए दोनों साथ रह रहे हैं, दोनों को फायदा है। दीमक से फ्लैजिलेट्स को भी फायदा होता है और दीमक से बीटल को भी फायदा होता है। फ्लैजिलेट्स तो क्या करते हैं, जो दीमक लकड़ी खा रहा है उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो फ्लैजिलेट्स को भी भोजन मिल रहा है और दीमक को भी भोजन मिल रहा है। अब दीमक का जो उत्सर्जित पदार्थ है और इसके मृत सदस्य हैं उनको जो हटाने का कार्य करता है वो बीटल करता है। अब दीमक को इससे फायदा क्या है कि इसके मृत जो सदस्य हैं और उत्सर्जित पदार्थ वो हट गए। बीटल को क्या फायदा है, उसको वो भोजन के रूप में मिल गए। तो ये भी एक बड़ी विशेषता होती है। नेक्स्ट होता है पैतृक रक्षण व्यवहार। देखिए पैतृक रक्षण व्यवहार, देखिए अपन अगर इनके सारे पॉइंट वाइज याद कर ले तो ये सभी सिंपल टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है पैतृक रक्षण व्यवहार। देखिए कीटों की क्या विशेषता होती है कि उनमें पैतृक रक्षण व्यवहार पाया जाता है, अर्थात समूह की सुरक्षा का, समूह को भोजन उपलब्ध कराने का, ये जो गुण होता है ये सभी सदस्यों में पाया जाता है। अर्थात किसी सदस्य को भोजन उपलब्ध नहीं है, अर्थात भोजन की कमी हो गई है या कोई सदस्य खतरे में आ जाता है तो समूह के सभी सदस्य मिलकर उस शिकारी जीव पर एक साथ आक्रमण करते हैं। और हम जानते हैं कि दीमक जीव या मधुमक्खी की बात करें या हम चींटी की बात करें तो जब भी ये बाहर निकलते हैं, अगर मधुमक्खी छत्ते से बाहर निकलती है तो इनकी संख्या कई हजारों में होती है। तो जब ये सब एक साथ किसी जीव पर आक्रमण करती है तो उसे भी संभलने का मौका नहीं मिलता और वो स्थान से या तो भाग जाएगा। और सेम चींटियों की कंडीशन होती है। तो कहने का मतलब क्या होता है, इनमें पैतृक संरक्षण का व्यवहार पाया जाता है जो सामान्यतः सुरक्षा, भोजन और अन्य सुविधाओं का प्रबंधन करना होता है। और जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स, उनका जो मुख्य कार्य होता है वह अपने बच्चों की देखभाल करना और समूह की सुरक्षा का कार्य करना। इसीलिए इनमें पैतृक संरक्षण का व्यवहार पाया जाता है। नेक्स्ट होता है कॉलोनी में ससंजकता व्यवहार। कॉलोनी में ससंजकता व्यवहार, देखिए सहसंजकता व्यवहार क्या है इस बारे में ऊपर अब पढ़ लेते हैं। देखिए कॉलोनी में क्या होता है कि जो भी सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को सहयोग करके पारस्परिक समन्वय स्थापित करते हैं। इसी को सहसंजकता व्यवहार कहते हैं। अर्थात कॉलोनी के जहां भी ये रह रहा है, कॉलोनी के या निवह के, कॉलोनी या निवह एक ही है, कॉलोनी इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में निवह है। तो निवह के
समस्त सदस्य, निवह के समस्त सदस्य एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं, जिससे ससंजकता व्यवहार कहते हैं। अब देखिए, समूह के जो सदस्य हैं वो आपस में एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं। इसका सबसे बड़ा सदस्य फायदा क्या होता है? इनमें जो भी कार्य होगा, जो भी सूचनाएं होगी, वह क्या होगी? समूह के समस्त सदस्यों को प्राप्त होती रहती है, अर्थात इनमें एक दूसरे का समन्वय स्थापित होता है। और इस समन्वय के कारण ही सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इस समन्वय के कारण ही इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। अर्थात जिस सदस्य का जो कार्य है वो कार्य कर रहा है, लेकिन दूसरे सदस्यों को उसको पता है कि ये सदस्य ये कार्य कर रहा है, अर्थात दोनों में समन्वय है। और जब दोनों में समन्वय होगा तो क्या होगा? इससे श्रम विभाजन होगा। और जब कॉलोनी में आपस में ससंजकता व्यवहार होता है तो ध्यान रखिएगा, कॉलोनी हमेशा अपनी संख्या में वृद्धि करेगी, क्योंकि जब सभी सदस्य आपस में तालमेल बिठाकर कोई कार्य करेंगे तो कॉलोनी में हमेशा वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट जो है वह है बक्सन संवेदना व्यवहार। आप ये क्वेश्चन है तो पूछते रहिएगा। नेक्स्ट है बक्सन संवेदना व्यवहार। देखिए, बक्सन का अर्थ होता है किसी चीज को खाना, अर्थात कीट जो होते हैं वो अपने भोजन का आदान प्रदान करते हैं और भोजन की जो सूचना होती है वह दूसरे सदस्यों को भी देते रहते हैं। अर्थात किस दिशा में, आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि अगर एक छोटा सा उदाहरण लूं तो अपन बेसिकली बक्सन संवेदना का उदाहरण अपन चींटी से ले सकते हैं। कई बार अपन जब भी शक्कर को गिरी हुई देखते हैं या कोई नमकीन गिरी हुई देखते हैं तो अपन देखते हैं कि प्रारंभ में उसके पास केवल 1 या 2 चींटी जाती है उस दाने को उठाने के लिए, लेकिन जब अपन कुछ समय तक देखते रहते हैं तो देखते हैं कि वहां पर चींटियों की संख्या कई 100 सैकड़ों में हो जाती है। इसका मतलब भोजन की जो सूचनाएं होती है वो कीट क्या करते हैं? उसका आदान प्रदान करते हैं, परस्पर आदान प्रदान करते हैं और उसका क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं। अर्थात अब जैसे किसी जीव को, किसी कीट को भोजन मिल रहा है तो वो क्या करेगा? उसकी सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा और इस भोजन की सूचना का क्या करेगा? संप्रेषण करेगा। अर्थात भोजन की सूचना का संप्रेषण अपने जाति के दूसरे सदस्यों को करेगा और जब भोजन की सूचना का संप्रेषण दूसरे जाति के सदस्यों को मिलता है तो वो उस स्थान की ओर जाएंगे और वहां से जो भोजन प्राप्त है उसको लेकर समूह निवाह के अंदर चले जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई दाना जमीन पे गिरा हुआ होता है तो प्रारंभ में वहां चींटियों की संख्या 1 या 2 होती है, लेकिन कुछ समय बाद वहां पर उनकी संख्या सैकड़ों में हो जाती है और कुछ समय बाद वो वहां से भोजन को सभी लेकर, दाने को लेकर अपने निवाह में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कीटों में जो भोजन का होता है वो परस्पर आदान प्रदान होता है। तो बक्सन संवेदना का मतलब है भोजन संबंधित। तो कहने का मतलब कीटों में, आप उदाहरण लेना चाहे तो चींटी ले सकते हैं। कीटों में भोजन का सभी सदस्यों में कीटों में भोजन का सभी सदस्यों में आदान प्रदान होता है एवं भोजन की सूचना का अर्थात जो भोजन प्राप्त हुआ है उसकी सूचना का पूरे समूह में संप्रेषण होता है
और जब संप्रेषण होगा तो क्या होंगे, सभी जीव उस भोजन की ओर जाएंगे। इसे ही भक्षण संवेदना, इसे ही भक्षण संवेदना व्यवहार कहते हैं। अर्थात इसे ही क्या कहते हैं, भक्षण संवेदना व्यवहार। तो कहने का मतलब कीटों में भोजन की सभी सदस्यों में आदान प्रदान होता है और भोजन की सूचना है वह समूह के पूरे सदस्यों को, भोजन की सूचना का पूरे समूह में क्या होता है, संप्रेषण होता है, जानकारी प्रेषित की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। और इसे ही क्या होता है, भोजन संप्रेषण या भोजन संवेदना व्यवहार कहते हैं। और इसकी सहायता से ही क्या होता है, समूह में क्या होता है, सभी सदस्यों को आसानी से भोजन उपलब्ध हो पाता है। नेक्स्ट है भोजन की प्रगामी व्यवस्था का व्यवहार। भोजन की प्रगामी व्यवस्था का व्यवहार। देखिए, हम जानते हैं कि जब छोटे बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें क्या होता है, भोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अर्थात उन्हें भोजन के लिए सबसे ज्यादा अपने जाति के दूसरे सदस्यों पर ही क्या होता है, निर्भर रहना पड़ता है। अब देखिए, भोजन की प्रगामी व्यवस्था का व्यवहार का मतलब क्या है कि अंडे से बच्चा बाहर निकले और उसे भोजन की आवश्यकता होगी तो उस अंडे से बच्चे के निकलने से पहले ही उस अंडे के पास भोजन की प्रचुर मात्रा को एकत्रित कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, जैसे ही किसी अंडे से बच्चा बाहर निकल रहा है, उसके बाहर निकलने से पहले ही उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में क्या कर दिया जाए, भोजन उपलब्ध करा दिया जाए। अब इस भोजन उपलब्ध कराने का फायदा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इस भोजन उपलब्ध कराने का सबसे जो बड़ा फायदा होगा वह ये होगा कि जैसे ही इस अंडे से बच्चे बाहर निकलेंगे वह भोजन ग्रहण करेंगे और जब वो भोजन ग्रहण करेंगे तो कुछ समय बाद वह समूह वृद्धि करते हुए अपने आकार वृद्धि करते और जीवित रह पाएंगे। और अगर उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हम जानते हैं वो अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मधुमक्खी अंडे देती है उसी समय उसके जो कुछ ड्रोन सदस्य होते हैं जो क्या करते हैं, उस अंडों के चारों ओर भोजन की प्रचुर मात्रा को एकत्रित कर देते हैं। अब भोजन की प्रचुर मात्रा को वहां क्या करते हैं, एकत्रित कर देते हैं, जो अंडे के संपूर्ण परिवर्धन के लिए आवश्यक होती है, अर्थात बच्चों के संपूर्ण परिवर्धन के लिए आवश्यक होती है। इसे ही प्रगामी व्यवस्था का व्यवहार कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मधुमक्खी अंडे देती है, सब उसके अंडे के चारों ओर समूह के सदस्य अर्थात जो भी ड्रोन है, बांझ मादाएं कह सकते हैं, उसके अंडे के चारों ओर समूह के सदस्य भोजन इकट्ठा कर देते हैं जिससे अंडे से निकलने वाले बच्चे का क्या होता है, परिवर्धन हो पाता है, परिवर्धन हो सके। अब देखिए, अगर भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो क्या होगा कि भोजन अगर उपलब्ध नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि वो बच्चा वृद्धि नहीं कर पाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। अब सबसे बड़ी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कीटों में संवाद।
कीटों में संवाद। देखिए, कीट भी आपस में संवाद करते हैं, अर्थात आवश्यक सूचनाओं को अपनी ही जाति के दूसरे सदस्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे रानी मधुमक्खी की चिबुकीय ग्रंथियां, रानी मधुमक्खी की चिबुकीय ग्रंथियां एक पदार्थ का स्रावन करती है, और यह पदार्थ और यह तरीकों में व्यवहार, और जो ये श्रावण करती है, ये जो पदार्थ श्रावण कर दिया, इससे क्या होता है कि दूसरे सदस्य जो होते हैं उनसे सूचनाओं का क्या होता है, आपस में संवाद होता है। जो श्रमिक है या दूसरे सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, इनको ग्रहण कर आपस में क्या करते हैं, संवाद करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो व्यवहार है वह है सुरक्षा का। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता होती है समूह की सुरक्षा का व्यवहार। आपने कभी देखा होगा कि भूलवश अगर मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगा दिया जाए तो मधुमक्खी के छत्ते के समस्त श्रमिक या जो भी सदस्य है वह उस जीव पर आक्रमण कर देते हैं और अपने दंश की सहायता से उसके शरीर में प्रहार करते हैं, अर्थात समूह की सुरक्षा का कार्य करते हैं। वैसे ही चींटियों में भी क्या होता है, दंश पाया जाता है, और दंश पाने का फायदा क्या होता है कि समय आने पर अपने समूह की सुरक्षा कर सके। और जो विशेष दंश होते हैं, इससे क्या होता है, जो सामने का दूसरा जो प्राणी होता है उसे असहाय पीड़ा होती है, और जब असहाय पीड़ा होती है तो वो क्या करता है, असहाय जब पीड़ा होगी तो क्या करेगा, उस स्थान को छोड़कर भाग जाएगा। अर्थात सुरक्षा के अंदर मधुमक्खी जैसे जीव, चींटी जैसे जीव, ये क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर में स्थित जो दंश होते हैं उनका सहायता करते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो व्यवहार है वह है वृंदन व्यवहार। देखिए, कीटों के अंदर वृंदन व्यवहार सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखिए, वृंदन व्यवहार क्या होता है, इस टॉपिक को समझ लीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि बार बार समूह में सदस्यों की संख्या बढ़ती है, तो हम जानते हैं कि एक समूह की निश्चित कैपेसिटी होती है। अगर एक मधुमक्खी की छत्ते की बात करें तो उनमें एक निश्चित कैपेसिटी होती है प्रत्येक समूह की, कि उसमें इतने ही सदस्य रह सकते हैं। लेकिन समय के साथ जो सदस्य बढ़ते जाते हैं तो समस्या आती है कि उसमें सदस्यों को कम करने के लिए कीट क्या करते हैं, गतियां करते हैं। अर्थात कीट सामाजिक कीट है, वो एकत्रित होकर क्या करते हैं, गति करते हैं। इससे वृंदन व्यवहार कहता था। जो सामाजिक कीट होते हैं वो एकत्रित होकर गति करते हैं, जिससे वृंदन व्यवहार कहते हैं। और इससे जब प्राणियों की संख्या अत्यधिक हो जाती है, अर्थात इन प्राणियों की संख्या अत्यधिक हो जाती है, तो भीड़ को कम करने के लिए वृंदन व्यवहार दर्शाया जाता है। अर्थात जो भीड़ है उसको कम करने के लिए वृंदन व्यवहार दर्शाया जाता है। जबकि कुछ कीटों में देखिए दो कार्य, एक तो भीड़ को कम करने के लिए वृंदन व्यवहार दर्शाया जाता है, जबकि कुछ जीवों में लैंगिक व भोजन के लिए भी क्या किया जाता है, वृंदन व्यवहार। वृंदन का मतलब है जोरदार गति करना, जिससे क्या होगा, समूह के कुछ सदस्य क्या होंगे, वहां से हट जाएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वृंदन व्यवहार या लैंगिक व भोजन के लिए, जनन के लिए भी इस प्रकार का व्यवहार दर्शाया जाता है। तो आज जो हमारी क्लास थी, आज की जो हमारी क्लास है, उसमें हमने जो बेसिक जो टॉपिक पढ़े वह पढ़े कीटों में सामाजिक व्यवहार। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।